प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री की आज मूडबिद्री, अंकोला और बेलहोंगल में होगी चुनावी रैलियां। कर्नाटक के चुनावी घमासान में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा रैलियों और रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जुटा रही है जनसमर्थन, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस समेत सभी दलों के बड़े नेता भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम और मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर। उपराष्ट्रपति डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। इम्फाल में धर्ममंजूरी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। एनडीएमसी के हजारों कर्मचारियों के लिए आज बड़ा दिन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में 4000 से अधिक कर्मियों को नियमितीकरण का सौंपेंगे पत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दक्षिण कोरिया दौरे का आज दूसरा दिन। वित्त मंत्री एडीबी के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगी नेतृत्व। वित्त मंत्री ने कल एडीबी अध्यक्ष मसात्सुगु असकावा के साथ की थी द्विपक्षीय वार्ता। हिंसाग्रस्त सूडान से अब तक 3000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत कल 231 भारतीय नागरिक सुरक्षित अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचे। खेल के खबरों में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में आज भारत के निशांत देव पेश करेंगे चुनौती। वहीं आशीष चौधरी ने प्रतियोगिता की प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और आईपीएल के पहले मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगी आमने सामने। वहीं दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात को दी 5 रनों से मात। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की खबर के साथ। आपको बता दें कि चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 जगह जनसभा होनी है। 3 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की कर्नाटक में आज सबसे पहली जनसभा सुबह 11 बजे मुदबिद्री में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 1 बजे अंकोला में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे वो पार्टी के लिए बेलहोंगल में चुनावी सभा के जरिए जनता का समर्थन मांगेंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में चित्रदुर्ग, होसपेट और सिंधानूर के रायचूर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने चित्रदुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में कर्नाटक का ये पहला चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। वहीं विपक्ष भी कर्नाटक में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश भर में व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। इसके अलावा पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चिंतामणि कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में रोड शो किया। कर्नाटक के मंड्या में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने सत्ताधारी दल भाजपा पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। इस बीच जेडीएस के नेताओं ने भी पार्टी के पक्ष में अलग अलग जगहों पर प्रचार किया। निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों और उनके प्रचारकों से चुनाव प्रचार अभियान के दौरान संयम बरतने और चुनावी माहौल को खराब न करने का परामर्श जारी किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हाल की चुनावी भाषणों के मद्देनजर ये परामर्श जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से परामर्श के अनुपालन के लिए तत्काल उचित और विधिक कदम उठाने का निर्देश दिया है। परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी संबद्ध
राजनीतिक दलों और पक्षों को चुनाव आचार संहिता तथा मर्यादा के भीतर ही चुनाव प्रचार करना जरूरी है। उसने राजनीतिक भाषणों की गरिमा बनाए रखने और चुनावी माहौल को मर्यादित रखने के लिए कहा है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग के परामर्श का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम और मणिपुर के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। वो डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति मणिपुर के इम्फाल में धनमंजुरी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। एनडीएमसी के हजारों कर्मचारियों के लिए आज बड़ा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के 4,500 कर्मचारियों को नियमितीकरण नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आज शाम राष्ट्रीय राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में किया जाएगा। इससे पहले फरवरी में गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर एनडीएमसी के 4,500 नियमित मास्टर रोल कर्मचारियों को नियमित करने की जानकारी दी थी। कर्मचारी एनडीएमसी में अपने नियमितीकरण के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपने जीवन के 20-25 साल एनडीएमसी में काम करते हुए बिता दिए हैं और काफी गरीब परिवारों से आते हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दक्षिण कोरिया दौरे का आज दूसरा दिन है। निर्मला सीतारमण ने कल इंचियोन में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा के साथ द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की। सीतारमण और असाकावा के बीच ये वार्ता एडीबी की 56वीं वार्षिक बैठक से इतर हुई। वित्त मंत्री ने इस मुलाकात के दौरान एडीबी अध्यक्ष से अधिक रियायती जलवायु वित्त के साथ भारत का समर्थन करने का आग्रह किया। तो वहीं मसात्सुगु असाकावा ने कहा कि बैंक रुपए मूल्य में बॉन्ड जारी कर कोष जुटाने के विकल्प पर विचार करेगा। असाकावा ने कहा कि हम विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिए स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने सियोल में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत ने महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को जिस तरह से संभाला है वो एक मिसाल है। We are noticed because we are the fastest growing economy, a large economy, and not for just this year, even for the coming year. We are also noticed for the way in which we've handled the economy during the pandemic and immediately after that for the revival's sake. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एडीबी की 56वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। वित्त मंत्री एडीबी के संचालन बोर्ड की 56वीं सालाना आम बैठक में भाग लेने के अलावा निवेशकों को संबोधित भी करेंगी। साथ ही साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। इसके अलावा वो वैश्विक अर्थशास्त्रियों और एडीबी के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगी। और खबर सूडान में प्रतिद्वंदी सैन्य गुटों के बीच संघर्ष लगातार जारी है। अब तक 3,30,000 से अधिक लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए हैं। खबरों के अनुसार सूडान के 1 लाख से अधिक लोग सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर में मिस्र और पश्चिम में चाड के साथ लगी सूडान की सीमा पर भी शरणार्थी पलायन कर रहे हैं और इस बीच भारतीयों का सूडान से सुरक्षित निकाले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जारी है और बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन भी हो रहा है। इस जंग की वजह से लोगों के पास देश छोड़कर जाने के अलावा शायद ही अब कोई विकल्प बचा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 1 लाख लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों में पनाह ले चुके हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि सूडान में चल रहे खून खराबे के कारण 8 लाख तक लोग पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त सूडान से भाग रहे लोगों की सहायता करने और चाड जैसे पड़ोसी देशों में सुरक्षा मुहैया कराने पर काम कर रहे हैं। सूडान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और उसके सहयोगियों ने सुरक्षा और मानवीय सहायता की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए सूडान के साथ पूर्वीय सीमा पर आपातकालीन टीमों को तैनात किया है। इस बीच प्रतिद्वंदी सैन्य समूहों के बीच लड़ाई के चलते लाखों लोगों के भूखमरी की कगार पर पहुंच जाने की वजह से
विश्व खाद्य कार्यक्रम ने सूडान में संचालन के अस्थायी निलंबन को वापस ले लिया है, क्योंकि सुरक्षा की स्थिति अभी भी अत्यधिक खतरनाक है। इसलिए विश्व खाद्य कार्यक्रम उन स्थानों पर विचार कर रहा है जहां से मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। सूडानी सेना और प्रतिद्वंदी रैपिड सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष के पहले दिन 15 अप्रैल को उत्तरी दारफूर में 3 कर्मचारियों के मारे जाने के बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अपनी जीवन रक्षक गतिविधियों को रोक दिया था। ये एक वास्तविक चिंता है और हमें बस शांति खोजने की जरूरत है। हमें संघर्ष के लिए दोनों पक्षों को एक साथ आने और संघर्ष को हल करने का रास्ता खोजने की जरूरत है, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की संभावना है। इस बीच अरब लीग के 22 स्थायी सदस्यों ने सूडान में जंग की ताजा स्थिति पर चर्चा के लिए काहिरा में एक आपात बैठक बुलाई। इससे पहले भी सूडान के हालात पर लीग बैठक कर चुका है। पिछली बैठक में लीग ने सूडान के आम लोगों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों से जल्द युद्ध विराम की अपील की थी। इस बीच सूडानी सेना के प्रमुख के दूत ने काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री से मुलाकात की। वहीं दुनिया के अलग अलग देश सूडान में फंसे अपने नागरिकों को लगातार निकाल रहे हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर जिद्दा से एक और विमान अहमदाबाद पहुंचा। इस विमान में 231 यात्री सवार थे। पिछले 8 दिनों में 13 भारतीय वायुसेना के विमानों और 5 नौसैनिक जहाजों के उपयोग से अब तक 3195 भारतीयों को सूडान से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वो सूडान से 200 से अधिक लोगों को निकाल रहा है। इस बीच सैकड़ों अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिकों को सूडान से निकाले जाने का इंतजार है। इस बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 72 घंटे के संघर्ष विराम के दूसरे विस्तार के बावजूद खार्तूम में हवाई हमले, गोलीबारी और विस्फोट जारी हैं। राजधानी के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति भवन के आसपास भारी तोपों की आवाज भी सुनी गई। जंग में अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सूडान में तेजी से बिगड़ते मानवीय संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफ्स सूडान का दौरा कर रहे हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान के उन इलाकों से भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है जो कि तुलनात्मक सुरक्षित इलाकों में हैं। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कसाला से दिल्ली पहुंचे ऐसे ही एक गुजराती परिवार से बात की है, वो आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत लोगों का सूडान से सुरक्षित भारत पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अभी एक फ्लाइट आई है सूडान से। मेरे साथ एक परिवार है जो गुजरात से है। इनकी बुजुर्ग माँ है, पत्नी है, छोटी बच्ची है और उनके पापा है। मैं कसाला से हूँ। सूडान में वो जो कसाला स्टेट है वहाँ से कसाला में हूँ। अभी हम लोग सब लोग सुरक्षित पहुंच गए। आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो कसाला में कुछ नहीं है। कसाला में खाने पीने की चीज, ऑल ओवर लाइटिंग, पानी सब कुछ मिलता है पानी। लेकिन आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं वो खर्टूम में है। खर्टूम में श्योर है, खर्टूम, ओमदुर्मान, नॉर्थ खर्टूम में। लेकिन कसाला में अभी हम कसाला से इसलिए सब लोग घबरा गए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कसाला में कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपको भारत सरकार के लिए क्या कहना है? भारत सरकार के लिए मुझे ये सब, ये ऑपरेशन कावेरी है वो दिस इज ए बेस्ट एंड नरेंद्र मोदी दिस इज ए बेस्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद। एंड जो अपने आर्मी सरकार, आर्मी लोगों ने जो हमले पोर्ट से जिद्दा और जिद्दा से यहाँ मिला है, वो थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र मोदी का मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ। इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। बुजुर्ग माँ से बात करेंगे। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जेवा माणसो बहु ओछा दुनियामां छे। नरेंद्र मोदी तो मारा भाई करता पण विशेष छे। एटला सारा माणस छे के जेनो क्यांय एनो शुं भाषामां एनो उपकार मानवो ए नथी खबर पड़ती के दूर बैठा पण आपणुं केटलुं करे छे। बहु आकरू छे ए बधुं। इनका ये कहना है, मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किन लफ्जों में करूं? उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, दिल से धन्यवाद। आप क्या कहेंगी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, थैंक यू, वंदे मातरम।
बेटा आप क्या बोलोगे, कैसा लग रहा है आपको इंडिया के वापस? अच्छा लग रहा। थैंक यू नरेंद्र मोदी। थैंक यू नरेंद्र मोदी। ये छोटी सी बच्ची का कहना है, इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मेरे भाई जैसा का फर्ज अदा किया है और ये पूरा परिवार सुरक्षित है। એક માણસ પણ નરેન્દ્ર મોદી જેવું ન થાય। लाखों में एक है नरेंद्र मोदी, उनके जैसा सरल इंसान कोई नहीं है। कैमरामैन सौरभ और प्रबोध के साथ मैं विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज दिल्ली। तो हिंसाग्रस्त सूडान से लोगों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अपने एक ट्वीट संदेश में सुजुकी ने कहा है कि मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। जैसा कि जापान के हमारे दिवंगत PM शिंजो आबे ने मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा था कि ये कार्यक्रम PM मोदी के संवाद के लिए जुनून को दर्शाता है। और पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भाजपा कार्यकर्ता की कथित हत्या से हंगामा शुरू हो गया है। भाजपा ने आज 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है। भाजपा ने इस हत्या के लिए TMC को जिम्मेदार ठहराया है और घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा ने कहा है कि TMC इस महीने होने वाले पंचायत चुनाव को जीतने के उद्देश्य से इलाके में डर का माहौल बना रही है। इसके मद्देनजर उसने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न तेज कर दिया है। और आइए अब देखते हैं देश भर की कुछ अन्य प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाणगंगा इलाके में एक अनियंत्रित क्रेन के नीचे आ जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के मुताबिक क्रेन के ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। क्रेन चालक को हिरासत में ले लिया गया है और हादसे की जांच की जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक ही तरह के 7 मामलों को एक साथ किया जाएगा या अलग सुना जाएगा, इस पर वाराणसी के जिला न्यायाधीश की अदालत आज सुनवाई करेगी। ईडी के निदेशक पद का कार्यकाल 5 साल करने से जुड़े संशोधित कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में केंद्र सरकार पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप है। भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था कि ऐसी शादी को कानूनी मान्यता दिए बगैर उन्हें क्या अधिकार दिए जाने चाहिए। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में तैनात SDRF ने कल एक तीर्थयात्री की जान बचाई। तीर्थयात्री आकाश सिंह की ऑक्सीजन लेवल गिर गया था। SDRF कांस्टेबल 400 मीटर की दूरी से ऑक्सीजन सिलेंडर लाए और हेलीकॉप्टर से अस्पताल के लिए रवाना होने से पहले तीर्थयात्री को उपलब्ध कराया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस के एक क्रिमिनल गैंग से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दिल्ली और हरियाणा में 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी और तलाशी ले रही है। विभिन्न स्थानों से हथियार, नकदी और अवैध पदार्थ बरामद किए गए हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। सड़क परिवहन विभाग ने फास्टैग से दैनिक 193 करोड़ रुपए से अधिक टोल संग्रह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने की 29 तारीख को एक दिन में 1 करोड़ 16 लाख से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। फरवरी 2021 में सरकार द्वारा फास्टैग को अनिवार्य कर दिए जाने के बाद फास्टैग कार्यक्रम के तहत
टोल प्लाजा की संख्या 770 से बढ़कर 1228 हो गई है, जिसमें 339 राज्य टोल प्लाजा शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं के बीच लगभग 97% की प्रसार दर और उन्हें 6.9 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जाने के साथ इस प्रणाली ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित शुल्क प्लाजा में प्रतीक्षा समय को कम करके उपयोगकर्ताओं के अनुभव को काफी बेहतर बनाया है। और ईपीएफओ ने हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 3 मई थी, लेकिन ईपीएफओ ने अब इससे बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स को लेकर लोगों के बीच काफी भ्रम बना हुआ था। इससे लोगों को हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने में समस्या आ रही थी। इस वजह से अब हायर पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसके लिए अब तक केवल 12 लाख आवेदन मिले हैं। और गो फर्स्ट एयरलाइन ने आज से 5 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। गो फर्स्ट की उड़ानें अचानक रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिकट बुक कराने वाले यात्रियों ने नाराजगी भी जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक गो फर्स्ट एयरलाइन लंबे समय से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहा है। ऐसे में तेल कंपनियों का बकाया का भुगतान न कर पाने के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। और सूडान में कल यानी गुरुवार को एक नए और लंबे 7 दिन के युद्ध विराम की सहमति बनी है। इस बीच पहले से लागू युद्ध विराम के बीच खार्तूम में हवाई हमले और गोलीबारी जारी रही। दक्षिण सूडान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसके राष्ट्रपति साल्वा कीर द्वारा की गई मध्यस्थता से ने दोनों पक्षों को 4 से 11 मई के बीच एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष विराम के लिए सहमत होने और शांति वार्ता के लिए दूतों को नामित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले लागू हुए युद्ध विराम 24 या 72 घंटे के रहे हैं। मंगलवार को भी ओमडुरमान और बाहरी शहरों में हवाई हमले तेज होने की खबरें मिली थीं। और पेंटागन ने कहा है कि अवैध आप्रवासन में वृद्धि को रोकने के लिए मैक्सिको के साथ सीमा पर भेजे जा रहे 1,500 अमेरिकी सैनिक 10 मई तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि इस महीने के अंत में कोविड प्रतिबंध हटेंगे तो अवैध प्रवासन में संभावित वृद्धि की तैयारी के लिए सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। पेंटागन ने कहा है कि सैनिकों की 90 दिनों की तैनाती की समय सीमा निगरानी के काम को और मजबूत करेगी। और अब एक अगली खबर का रुख करते हैं। अब मुंबई में ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए केयरटेकर का काम करते हुए नजर आएंगे। जी हां, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल चेंज CSSC और यस आई कैन फाउंडेशन द्वारा मुंबई में शुरू की गई अपनी तरह की ये बेहद अनूठी पहल है। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर केयर गिवर के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तरीका है एक समावेशी समाज बनाने का। देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत सहित विश्व में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है और उम्र के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और आज की छोटी परिवार व्यवस्था में कई परिवारों को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाने के लिए मदद की जरूरत है। ऐसे में एक कदम बढ़ाया है मुंबई के ट्रांसजेंडर्स ने। जी हाँ, मुंबई कर पहली बार ट्रांसजेंडरों को केयरटेकर के रूप में काम करते हुए देखेंगे और ये देश में अपनी तरह का पहला काम होगा। पहला बैच हमारा था, उसमें 18 से 20 ट्रांसजेंडर्स ने नाम दिया था, उसमें से कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो। अभी आगे भी हम नए बैचेस करेंगे और वो भी सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए होंगे, बिकॉज हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जैसे हम ये करते हैं, ये 4 लोगों के घर जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स के घर पे ये नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो लोगों में जागृति आती है कि अरे मैं भी ये कर सकता हूँ, या मुझे कल केयर टेकर की ज़रूरत है ना, मैं ट्रांसजेंडर को क्यों ना बुलाऊँ, मैं भी बुला सकता हूँ। इसके लिए हम एक सर्वसमावेशक समाज क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल चेंज CSSC और यस आई कैन फाउंडेशन ने इन ट्रांसजेंडर्स को चिकित्सा देखभाल में प्रशिक्षित किया है।
इस प्रशिक्षण से ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए केयरटेकर के रूप में नौकरी पा सकते हैं। पहले बैच में 18 ट्रांसजेंडरों को मानखुर्द स्थित उनके आवास में केयरटेकर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। शायद 90% लोगों का गलत आ सकता है, बट बाकी जो 10% लोग हैं उनका अच्छा आ रहा है, तो मुझे वो देख के आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों को वो एक दुर्लक्षित समाज के हिसाब से ही देखा गया। पर अगर अभी ओपन अप हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, तो मैं और बाकी मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, मैं सोचूंगी कि आप लोग खुल के आगे और ये सब चीजें करो। इन 18 ट्रांसजेंडर्स को केयरटेकर के तौर पर चुना गया है। ये ट्रांसजेंडर्स वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को समझते हैं। उन्हें व्यायाम सिखाने, उनके महत्वपूर्ण संकेतों को मापने, वरिष्ठ नागरिकों की आहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक नाश्ता तैयार करने और वरिष्ठ नागरिकों को सैर कराने जैसी विभिन्न गतिविधियां अंजाम देंगे। दादियों का हाथ हो कंधा, गर्दन की बेसिक एक्सरसाइज कराते ये ट्रांसजेंडर बहुत खुश हैं कि उन्हें बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये देखिए किस जज्बे के साथ ये लोग आहार का पालन करते हुए वरिष्ठ नागरिक रोगी के लिए उपमा, चाय और स्नॅक्स तैयार कर रहे हैं। पूर्ण खूप आवडलं आणि माझ्या मैत्रिणींनाही आवडलं, एन्जॉय केलं आम्ही अगदी, खूप गप्पा मारल्या, त्यांना जाणून घेतलं, त्यांनी अगदी व्यवस्थित बोलल्या त्या सगळ्या जणी। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर्स केयर गिवर्स के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक समावेशी समाज बनाने का तरीका है। ये अनूठी पहल समाज में जागरूकता पैदा करेगी और कई वरिष्ठ नागरिक और उनके परिवार आगे आएंगे और इन ट्रांस को समाज में समान स्थान देकर एक और बेहतर समाज बनाएंगे। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो। और आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां फिक्की फ्रेम 2023 में सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा इस समय संबोधित कर रहे हैं। And then we keep it in our vaults for safekeeping and for posterity. So we hope to launch this program soon. Also, NFDC we feel has been left behind. Now for the past 8-10 years we have not really been financing many projects.
We need to come back again. We need to finance projects. We need to give support to young filmmakers who don't get access otherwise in the larger market. And also come up with the OTT of NFDC so that those who don't get access to theaters, they are able to, their films are showcased on the OTT of NFDC. The young talent gets a chance to showcase their talent. The Film Facilitation Office has been revamped. We will come out with a tender for the website of the Film Facilitation Office within a month so that we take up construction of theaters, event management, film shootings, link it with the states, incentives, everything we take up within that Film Facilitation Office on that website. And we hope to get some good parties to revamp this particular website. The Cinematograph Act has recently been, the Cabinet has approved the revamp of the Cinematograph Act so that we take strict action on piracy. The Act is likely to be introduced in the monsoon session of the Parliament. We hope to get it passed soon. And once the Act is passed, I am sure the film industry and those on the OTTs, they would be happy with the provisions which give powers to the government to directly take action on internet websites where pirated films get circulated. Regarding the International Film Festival of India at Goa, again we would like to partner with industry. The NFDC wants to hire people as festival director, as marketing director, and in other positions, so that the festival becomes more professional, less of government, and we hope that the advertisements are already out, that people who are listening and those who have seen the ad come forward to make International Film Festival of Goa truly an international festival and a name to reckon with in the world. As regarding broadcasting, the new uplinking, downlinking guidelines came out just about a couple of months back. We have tried to reduce the burden of regulations. In many of the cases where permissions were required, we have reduced it, and now it is only intimation. On uplinking of channels, where downlinking is not being done in India, and the downlinking is done somewhere outside the country, we will reduce the requirement of paper substantially, very substantially, since we are not concerned about the quality of programming or the program content, because it is not being done in India, so that India becomes an uplinking hub for channels like other countries, because many of the neighboring countries go to Singapore, Dubai, etc. to uplink their channels. That's OTT, because that is the phenomenal growth over the last 2 years during the COVID period. The government has kept a soft touch approach. It is in terms of content regulation, self-regulatory. We came up with the self-regulatory mechanism in 2021. And I believe that the OTTs are quite happy with that, and the system is functioning well. Because till now, in the government, we have received only one complaint on the content of OTT, and rest is being dealt with either by the OTTs or by the self-regulating mechanism. So on the whole, we believe that the system is working well. We would like the system to keep working like this, but still we would feel that the self-regulation should be exercised, and there are, of course, always murmurs and complaints coming about the quality or the language used, or so we would like this sector to grow fast and not to get bogged down by regulations. So I would just like to say that the world is out there for us to capture. There is a lot of things which are happening, and as we are growing at a furious pace, almost 20% this particular year, but we need to catch up with the world in animation, in visual effects, gaming,
content creation, and other things. Just 15 days back, I had been to the Film City in Mumbai, which is where most of the films are getting created. But I was rather disappointed that the state of the Film City is almost the same as it was 35 years ago. So that is what I meant by infrastructure. We need to create proper infrastructure if we need to capture the world. Best of theaters, best of studios, best of dubbing stations, and whole lot of such infrastructure needs to be created where the industry and government need to collaborate. So now I will cut myself and thank you. तो ये आयोजन आप मुंबई से देख रहे थे, जहां सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र संबोधित कर रहे थे। उन्होंने फिक्की फ्रेम 2023 कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट को मंजूरी दी गई है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक में आज सबसे पहली जनसभा सुबह 11 बजे मूडबिद्रे में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 1 बजे अंकोला में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे पार्टी के लिए बेलहोंगल में चुनावी सभा के जरिए जनता का समर्थन मांगेंगे। इसके पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में चित्रदुर्ग, होसपेट और सिंधानूर के रायचूर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने चित्रदुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृतकाल में कर्नाटक का ये पहला चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। वहीं विपक्ष भी कर्नाटक में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश भर में व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। इसके अलावा पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चिंतामणि कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में रोड शो किया। कर्नाटक के मंड्या में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने सत्ताधारी दल भाजपा पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। इस बीच जेडीएस के नेताओं ने भी पार्टी के पक्ष में अलग अलग जगहों पर प्रचार किया। निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों और प्रचारकों से चुनाव प्रचार अभियान के दौरान संयम बरतने और चुनावी माहौल को खराब न करने का परामर्श जारी किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हाल के चुनावी भाषणों के मद्देनजर ये परामर्श जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से परामर्श के अनुपालन के लिए तत्काल उचित और विधिक कदम उठाने का निर्देश दिया है। परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी संबद्ध राजनीतिक दलों और पक्षों को चुनाव आचार संहिता तथा मर्यादा के भीतर ही चुनाव प्रचार करना आवश्यक है। उसने राजनीतिक भाषणों की गरिमा बनाए रखने और चुनावी माहौल को मर्यादित रखने के लिए कहा है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग के परामर्श का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम और मणिपुर के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। वो डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। बाद में उपराष्ट्रपति मणिपुर के इम्फाल में धनमंजरी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे।
एनडीएमसी के हजारों कर्मचारियों के लिए आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के 4,500 कर्मचारियों को नियमितीकरण का नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आज शाम राष्ट्रीय राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में किया जाएगा। इससे पहले फरवरी में गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर एनडीएमसी के 4,500 नियमित मास्टर रोल आरएमआर कर्मचारियों को नियमित करने की जानकारी दी थी। कर्मचारी एनडीएमसी में अपने नियमितीकरण के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपने जीवन के 20-25 साल एनडीएमसी में काम करते हुए बिताए हैं और गरीब परिवारों से आते हैं। और खबर पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजूआना को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को राजूआना की दया याचिका पर जल्द फैसला लेने को कहा है। राजूआना लगभग 27 साल से जेल में बंद है। उसने दया याचिका के लंबे समय से पेंडिंग रहने का हवाला देकर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी। और आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी इस समय प्रेस वार्ता कर रहे हैं। न्यायालय के माध्यम से जिसमें यह तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि अब जो कुछ बातें उन लोगों ने बंद कमरों में की थी, अब वो सार्वजनिक होती जा रही हैं और न्यायालय के समक्ष भी आती जा रही हैं। यह बात अब प्रामाणिक रूप से सामने आ रही है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी के सचिव के अरविंद ने बताया था कि सीएम की उपस्थिति में विधिवत यह निर्णय हुआ कि 2% से बढ़ाकर 12% किया जाएगा, जिसकी कोई भी आधिकारिक कारण अथवा कोई फैक्चुअल बेसिस अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम यह पूछना चाहते हैं कि कट्टर ईमानदार के अजीबोगरीब किरदार श्री केजरीवाल जी कृपया ये बताएं कि वो 2 से 12% का निर्णय, चूंकि अब यह बयान में आ चुका है, तो आपने कब, कैसे और किन नियमों के आधार के ऊपर लिया था। फिर इतना ही नहीं है, यह भी बात आई है कि समीर महेंद्रू से केजरीवाल जी की बात हुई, बात कराई गई और उनसे एक प्रकार से संकेत आया कि जो ये कह रहे हैं वो करना है। तो अब अगला प्रश्न दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि मान्यवर, ये बात किस आधार पे हुई और किस लिए आपने कहा किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कि ये जो कह रहे हैं वो करना है। तीसरा बिंदु अभी आया कि दिनेश अरोड़ा के नाम से जो जानकारियां मीडिया में आई हैं कि आम आदमी पार्टी के एक सांसद जिन्होंने की वो मीटिंग आहूत की, उन्होंने कहा कि अगर सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को बुला लिया जाए तो कुछ धन की आवश्यकता है, और ऐसा बयान आया है कि सारे ओनर्स को बुलाया गया और एक निश्चित धनराशि इकट्ठा की गई और उसके एवज में सरकार ने यह कहा कि रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग में परिवर्तन कर देंगे। अब आप ये समझिए कि केजरीवाल जी और उनके संसदीय दल के नेता दोनों को यह जवाब देना चाहिए कि क्या टाइमिंग को बदलने का जो निर्णय हुआ था वो रेस्टोरेंट ओनर्स के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक डील के तहत हुआ था। यह उत्तरोत्तर बात स्पष्ट होती चली जा रही है, एक के बाद एक फैक्ट के साथ, कि अब पैसे का इन्वॉल्वमेंट कमीशन बढ़ाने से लेके, सरकार के राजस्व को सैक्रिफाइस करने से लेके, सीधे रेस्टोरेंट के ओनर्स के साथ धन इकट्ठा करने तक के आरोप आते जा रहे हैं। और इसके बाद भी आम आदमी पार्टी यदि यह कहे कि वो
सबसे बड़े ईमानदार हैं और वो सच बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर तो यही पंक्ति चरितार्थ होती है कि वो झूठ की पैरवी तो करता चला गया, वो झूठ की पैरवी तो करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? जी आनंद जी, आप बोल दो। देखिए, जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस पर आम आदमी पार्टी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इवन आपने ये भी देखा कि शायद अब तो टीवी पर भी उन्होंने कुछ मुद्दों के ऊपर जाने से पीछे हट गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय इस प्रकार के निरर्थक अनर्गल आरोप जिसको कि वो लगाने में ये वो आदतन लगाते हैं, फितरतन लगाते हैं, शरारतन लगाते हैं, इसके अलावा उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। और वैसे भी कोई नई बात नहीं, आम आदमी पार्टी अनेक बार अनेक प्रमुख लोगों पे आरोप भी लगा चुकी है और माफी भी मांग चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट की बात, आम आदमी पार्टी के किरदार को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है, बल्कि उनके अगर पूरे पिछले कुछ वर्षों के इतिहास को देखें तो उसमें अचंभित करने वाला एंटरटेनमेंट नजर आएगा। देखिए, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हां, परंतु ये बात सही है कि वो महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। इस समय 1980 के दशक में मुख्यमंत्री रहे, शायद वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो सक्रिय राजनीति में हैं। तो ये जरूर है कि महाविकास अघाड़ी के जो दल थे उनमें आपस में कितना समन्वय था और आंतरिक कितना समन्वय था, वह समस्याएं उभर कर सामने आती जा रही हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी वारंटी खत्म हो चुकी, इसकी गारंटी क्या। और मजे की बात देखिए, पीएफआई पे तो प्रतिबंध लगा हुआ है, तो मान्यवर जो लगा हुआ है उस पर आप क्या लगाने की बात कर रहे हैं। और आप क्या राज्य सरकार किसी संगठन पे प्रतिबंध लगा सकती है? मतलब जो लगा सकते नहीं हैं उसके लिए आप कह रहे हैं, और जो लगा हुआ है उसको लगाने के लिए कह रहे हैं। तो क्या ये साफ नहीं होता है कि वारंटी और गारंटी तो छोड़िए, इनकी दिमाग की घंटी भी सही दिशा में बजती है कि नहीं। और मैं तथ्य बता देना चाहता हूं, बजरंग दल पर यह प्रतिबंध लगाए नहीं, जब इनकी केंद्र सरकार थी लगा चुके, अदालत की चौखट पे मुंह की खा चुके। इन्होंने विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को संघ और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया, और नियम यह कहता है कि 90 दिन के अंदर उनको ट्रिब्यूनल में कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स रखने होते हैं जस्टिफाई करते हुए। परंतु बाहरी ट्रिब्यूनल ने 4 जून 1993 को खारिज कर दिया, और जब 18 जून को पूरी डिटेल रिपोर्ट आई, उसमें पेज नंबर 71 पे क्लियर कट लिखा है, कोई सरकार कोई तथ्य प्रस्तुति नहीं कर पाई कि किसी भी प्रकार की एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी में हो। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, संयोग देखिए कि इन्होंने बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने के लिए मंगलवार का दिन चुना, और वो भी उस क्षेत्र से जिसका हनुमान जी के साथ इतना कनेक्शन माना जाता है। तो मुझे लगता है इसके लिए मैं रामचरितमानस की एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जिसको शब्दशः न लिया जाए। एक उसमें पंक्ति है, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। अर्थात जिन लोगों की तामसी वृत्ति होती है वो किसी भी पाप कार्य के लिए वैसे ही स्वतः आकृष्ट होने लगते हैं। फिर मैं कह रहा हूं शब्दशः ने लिया जाए, जो कहा गया प्रतीक में, जैसे उल्लू अंधेरे की तरफ स्वयं भागता है। तो मुझे लगता है यह बात कर्नाटक की जनता और देश की जनता के लिए बहुत गंभीर है, और आप चिंता मत करिए इस विषय के ऊपर।
उचित मौके के ऊपर देश की जनता और प्रदेश की जनता जवाब देगी। चूंकि मैं पुनः कह रहा हूं, जो कर नहीं सकते उसका दावा किया है, जो ऑलरेडी किया जा चुका है उसके लिए कहा है, और ये करके मुंह की खा चुके हैं। परंतु कभी कभी कहते हैं ना कि बार बार वो गलती करते रहते हैं और फिर भी वो उसी चीज को दोहराते भी रहते हैं। तो देखा आपने सुधांशु त्रिवेदी इस समय प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई इल्जाम लगाए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के शराब नीति में घोटाले के मामले को लेकर कई जो है खुलासे किए। साथ साथ उन्होंने अभी आपको सीधे लिए चलते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यक्रम में, जो कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में इस समय संबोधित कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग मच इन दिस डायरेक्शन, and the work done by the university exemplifies the virtuosity of our culture. Focus on courses in Bodo, Thai and missing languages is commendable. Congratulations to the Vice Chancellor and his team for so attending and focusing. Center of Excellence in Performing Arts is befittingly named after one of the most illustrious cultural icons of modern India. And you know who he is? Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika. His very name steers us into a different kind of mindset. The country's longest road bridge, it is in this state, and named after whom? Bhupen Hazarika Bridge. Another accomplishment is that Dibrugarh University has been chosen to be one among 76 institutions of higher education in the country to host G20 University Connect program. Friends, what a proud moment for all of us. What a rise in the global image of this country. India is president of G20, hosting G20 all over the country. Footfalls can be felt everywhere. Impact is being seen. This university is also a center for that. Friends, coming back to the occasion, convocation is a turning point, a milestone in the lives of students, their teachers, their parents. It is a fruit, hard-earned credentials, and that gives you a march, a leap into the wider outer world. This is a turning point. From here, from being a student of this great university, you will get the status of alumni. You have to play a very significant role to bring about societal change. Friends, you are starting your career at a time when competition is intense, opportunities are huge, and challenges are daunting. तो डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह हो रहा है और उसमें आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समय संबोधित कर रहे हैं। और अभी आपको सीधे लिए चलते हैं मुदबिद्री कर्नाटक में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। योजनाओं को यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं, किसानों की आंख में उमंग और उत्साह देख रहा हूं और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है,
एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है, एक ही मंत्र गूंज रहा है, ईबारिया निर्धारा, ईबारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकारा। बंधु भगिनियरे, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी शिक्षा के क्षेत्र में टॉपर्स के लिए जाने जाते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि कर्नाटका को देश में नंबर 1 बनाने का क्या मतलब है। हमारा प्रयास है कि कर्नाटका औद्योगिक विकास में नंबर 1 बने। बनना चाहिए ना? जरा जोरों से जवाब दीजिए, बनना चाहिए ना? नंबर 1 बनना है ना? कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है ना? हमारी कोशिश है कि कर्नाटका कृषि विकास में नंबर कर्नाटका को फिशरीज और पोर्ट्स में नंबर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कर्नाटका का यहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा में ये हमारा राज्य बीजेपी कर्नाटका को विकास के हर क्षेत्र में क्या बनाना चाहता है? क्या बनाना चाहता है? लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है। और हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका को दशकों पीछे ले जाकर गड्ढे में गाड़ देगी। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। और जेडीएस भी वही कच्चे पच्चे के लोग हैं भाई। स्नेहितरे, दक्षिण कन्नड़ा के जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो जीवन में पहली बार वोट देने जा रहे हैं, कर्नाटका का भविष्य तय करने में वो अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं। ये नए मतदाता, ये पहली बार बनने वाले मतदाता, 18 साल की आयु के मेरे मतदाता बेटे बेटियां, अब वो कर्नाटका का भविष्य तय करेंगे, साथ साथ वो खुद का भी भविष्य तय करने वाले हैं। उनको मैं आज एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। मेरे नौजवान बेटे बेटियां, पहली बार वोट देने के लिए जाने वाली मेरे बेटे बेटियां, आपको अगर अपना कैरियर बनाना है, अपने मन का काम करना है, तो ये
कांग्रेस के रहते संभव नहीं होगा। कर्नाटका में अस्थिरता रही तो आपका भाग्य भी अस्थिर रहेगा। कर्नाटका में स्थिर सरकार नहीं बनी तो आपके संकल्प भी स्थिरता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटका में शांति की दुश्मन है। कांग्रेस विकास की भी दुश्मन है। जब कांग्रेस होती है वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। अभी राजस्थान में आपको पता होगा क्या हुआ। राजस्थान में कुछ साल पहले एक बम धमाका हुआ था, दशकों लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोग मर गए थे। आप कल्पना कीजिए, इतना भयंकर षड्यंत्र, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बम धमाका हुआ, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया कि ये धमाका करने वाले सारे के सारे दोषी निर्दोष जेल से छूट गए। उनको सजा नहीं दिलवाई। तुष्टीकरण की यही नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान है। क्या ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? क्या कर्नाटका को बर्बाद होने देंगे? क्या आपके भविष्य को तबाह होने देंगे? सहोदर सहोदरियों रे, देश भर में जहां कहीं भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वहां सबसे पहला काम करते हैं। जो राज्य के लोग जग जाते हैं, जो राज्य के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राज्य अपने राज्य की प्रगति चाहते हैं, वो पहला काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहले वो अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। जाओ भाई, बहुत हो गया। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटका ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। ये सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे लोगों को कांग्रेस बचाती है कि नहीं बचाती है? अगर ऐसे लोगों को बचाएंगे तो शांति आएगी क्या? इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है, बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है।
तो ये कर्नाटक के मोदबिद्री से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कर्नाटक को नंबर 1 बनाने की बात कही कि अगर भाजपा आती है तो कर्नाटक को नंबर 1 बना देंगे। साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस से सावधान रहें, क्योंकि कांग्रेस शांति और विकास की दुश्मन है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ऐसा कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि किसानों की आंखों में और महिलाओं और युवाओं की आंखों में भाजपा के लिए वो एक उमंग देख रहे हैं और तरंग देख रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि शांति और प्रगति अगर आप चाहते हैं तो आपको भाजपा को चुनना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर जारी है, आगे देखिए समाचार देंगी आंचल गुलाटी कुंवर। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।